हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रो स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की। ठीक है, तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपके दो वेरिएबल हैं x और y। ठीक है, इनकी पावर कितनी है, 1 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। अब आपको यहाँ पर ए बी सी दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी, ये क्या है, कोई रियल नंबर है, एक्स और वाई वेरिएबल है। ठीक है, और आपको यहाँ पर कंडीशन याद रखनी है, ए बी डाई नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और एक्स वाई, जो एक्स और वाई जो वेरिएबल है, इनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कोई भी इक्वेशन क्या है आपकी, कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी जो इक्वेशन दे रखी है वो लीनियर इक्वेशन किसकी है, टू वेरिएबल्स की। क्लियर है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, एक्स वाई दो वेरिएबल हो गए, तो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये भी आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। क्लियर है, दो वेरिएबल की। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप सभी जानते हो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, यानी कहने का मतलब दो, यहाँ पर दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाएंगी, देखिए तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपका पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का, तो इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर आपकी दो आपका एक पेयर बन गया, तो यहाँ पर a1 b1 और c1, यहाँ पर आपका c1 और c2 आएगा। क्लियर है। यहाँ पर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा था, ये 1 लिख दिया c1। और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और c1 एंड a2 b2 और c2 ये सभी क्या है, आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपका एक पेयर बन गया जिसे हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गई बात। ठीक है, जैसे हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हमने एक लिखी थी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये भी आपका एक पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का, इसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। क्लियर है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था वो कैसा बना था, एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई लीनियर इक्वेशन ले ली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये आपकी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। जब मैं यहाँ पर मान लीजिए x बराबर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। क्लियर है, और y बराबर क्या रख दिया, 1। ठीक है, तो देखिए x बराबर 1, y बराबर 1, तो यहाँ क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 बराबर 5। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। किस इक्वेशन पे, x बराबर 1 पर और y बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर और y बराबर 1 पर ये इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गए। कहने का मतलब है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि आपका एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं इसमें, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, every solution of the equation is the point on the line representing it, on the line representing it। देखिए यहाँ पर
क्या बताया गया है, देखिए जैसे कि मैंने आपको x बराबर 1 y बराबर 1, जब मैं इस वैल्यू जो आपकी x बराबर 1 y बराबर 1 पर ये इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। तो जब हम इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर 1 इसके जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो इस लाइन पर लाइज करेंगे, ठीक है, इसी लाइन पर होंगे, ठीक है। जो आपकी जो लाइन आई है ये मैंने मान ली, मानो ये इसकी लाइन है 2x + 3y की, ठीक है, इक्वल टू 5 की, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने लाइन मानी है, तो जो आपके पॉइंट है x बराबर 1 और y बराबर 1 इस पर होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सॉल्यूशन है इसके। तो इसमें मैंने क्या बताया है आपको, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। यानी अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें कि अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन लिए हमने, जैसे यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 1 लिया है, ठीक है, इक्वेशन आपकी 2x + 3y = 5 है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें बताया इसकी ग्राफ कैसा बनता है, आपको इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो जो इसके जो पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x बराबर 1 y बराबर 1, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपके बराबर हो रहे हैं, तो ये x बराबर 1 y बराबर 1 इस लाइन पर ही होंगे। ये पॉइंट आपके कहां पर होंगे, इसी लाइन पर होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, अगर मैंने यहां पर x बराबर क्या ले लिया, x बराबर ले लिया 1 और y बराबर 7, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 × 1 + 3 × 7 = 5। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 21 = 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 23 डाई नॉट इक्वल टू 5, यानी 23 और 5 बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, डाई नॉट इक्वल टू RHS। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 7 ये इस इक्वेशन को क्या नहीं कर रहे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं होंगे। क्लियर, यही बात मैंने बताई है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट है, देखिए तो देखिए नेक्स्ट है आपका 2 लाइन्स इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है जब हम कोई 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं किसी ग्राफ पर, इनमें से आपकी कोई एक कंडीशन हो सकती है, जिसमें से आपको जो कंडीशन दे रखी है इनमें से आपको एक कंडीशन मिल सकती है उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है जब लाइन होंगी तो पेयर है, तो कितनी लाइन्स मिलेंगी आपको, 2 लाइन्स मिलेंगी। क्लियर है। तो अब वो कह रहा है 2 लाइन्स इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। अगर हम 2 लाइन्स को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी, जो आपको नीचे दी हुई है उनमें से आपको एक कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन पॉसिबिलिटी की जो आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर आप 2 लाइन ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट। जैसे कि आपको दो लाइन की तो उनके क्या आने की संभावना है, यानी उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लाइन 2 लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन जी हो गई, एक लाइन जी हो गई। ठीक है, तो वो एक पॉइंट पर क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब देखिए यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट है तो इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर जे होगी, नहीं तो आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी दे रखी है 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, यानी वो 2 लाइन क्या कर सकती हैं, वो दोनों ही इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो क्या होंगी भाई, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो 2 लाइन मिली, हमें 2 लाइन मिली, तो पहली कंडीशन मैंने बताई वो इंटरसेक्टिंग, यानी एक पॉइंट पर कट कर सकती हैं। मान लो वो एक भी पॉइंट पर कट ना करे तो वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसी होंगी, जब वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर तो वो क्या होंगी, पैरेलल हो सकती हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो कॉमन पॉइंट आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन्स आर पैरेलल या पैरेलल लाइन्स। क्लियर हो गई। तो दूसरी कंडीशन आपकी, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है वो है आपकी, जैसे कि आपकी ये लाइन है, इसी लाइन के ऊपर लाइन, यानी आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें आपके कोइंसिडेंट लाइंस, देखिए तो यहां पर इसके आपके क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, कॉमन पॉइंट होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब वो कह रहा है कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन यानी किसी ग्राफ पर, तो इन तीनों में से आपको एक कंडीशन आपको मिलेगी, चाहे आपको इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस मिल जाए, चाहे आपको पैरेलल लाइंस मिल जाए, चाहे आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, देखिए यहां पर हम बात करें अगर इनके सॉल्यूशन को ग्राफ को देखकर, देखिए यहां पर मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इनके सॉल्यूशन की बात करूं ग्राफ को देखकर, तो उसके ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो देखिए यहां पर वो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एग्जैक्ट 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है। इसका कितना होता है, 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन।
यहाँ पर एक पॉइंट पर कट करेगा उसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, या इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, या फिर बोलेंगे एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी वहां पर एक पॉइंट पर कट होगा, यानी कॉमन पॉइंट कितना होगा यहाँ पर भाई? कॉमन पॉइंट वन ही तो है भाई, कॉमन पॉइंट वन है तो इसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। अगर आपकी कंडीशन ये आती है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो आपकी कंडीशन ये वाली आती है पैरेलल लाइंस वाली, तो देखिए यहां पर आपका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कहने का मतलब कहीं भी वो लाइन कट नहीं कर रही, तो यहां पर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? नो सॉल्यूशन इस कंडीशन में। तो पूछा जाएगा कि आपकी जब लाइन पैरेलल है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन की। तो देखिए भैया यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन पर आपके क्या है? कॉमन पॉइंट कितने हैं? मैनी कॉमन पॉइंट है, यानी बहुत सारे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इसको क्या निकलता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्लियर बात है? ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दो लाइंस हम जब किसी ग्राफ या प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, द टू लाइंस इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको क्या मिल सकती है? इन तीनों में से आपको एक कंडीशन मिल सकती है। जो आपको तीन कंडीशन दे रखी है उनमें से आपको एक कंडीशन मिल सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी दो लाइन एक पॉइंट पर कट कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो लाइन मैंने ली, आपको दो जो आपको लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ बनाया उसमें हमें लाइन ही मिलती है, तो दो लाइन एक पॉइंट पर कट कर सकती हैं, या फिर वो लाइन क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है। ठीक है, या फिर आपकी तीसरी कंडीशन है वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। लेकिन आपको मिलेंगी इनमें से आपको एक ही, कोई भी आपका इनमें से मिलेगा तो एक ही लाइन, यानी एक ही कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए अब आप इसमें से अब आपको पूछा जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वही क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब लगातार। कोई भी चीज हमें कम मिलती है जब वो लगातार वर्क करती है। कहने का मतलब है यहां पर देखिए जैसे कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हम इसके अब हम इसमें जिसके भी हमारे पास सॉल्यूशन निकलते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, जिस आपके इक्वेशन के क्या निकलेंगे? सॉल्यूशन निकलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। सीधी सी बात है। आपका इंटरसेक्टिंग लाइन से इसमें एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन निकलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, देखिए अब हमारी बात आ रही है कि इसमें नो सॉल्यूशन पर, तो यानी नो सॉल्यूशन कब था? पैरेलल लाइंस पर। तो देखिए पैरेलल लाइंस पर क्या था आपका? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कि देखिए जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कंसिस्टेंट, जो उसको हम कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनकंसिस्टेंट। अनकंसिस्टेंट। क्लियर है? देखिए तो जो हो गया आपका अनकंसिस्टेंट। अब आपका लास्ट आ गया कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है आपकी? तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन के बारे में हम बात करें, तो देखिए अब लास्ट की बात करें हम कोइंसिडेंट लाइंस की, तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन की क्या होता है? इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा आपका? ये भी क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट। अब देखिए यहां पर हम अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जिसका सॉल्यूशन होता है भाई, जिसका सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? अनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? अनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर हो गई बात? अब इसको हम अच्छी तरह एक टेबल के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो देखिए आपको जो टेबल दे रखी है इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको टेबल में पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है। देखिए जैसे x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0, यानी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बताएंगे लीनियर इक्वेशन को देख के कि कोई सी भी लाइन आपकी कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि आपकी कोई कोइंसिडेंट लाइन है, कोई आपकी पैरेलल लाइंस है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करना है। तो देखिए a1 क्या होता है? a1 होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होता है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ y, और c1 क्या होता है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसे ही आपका a2 क्या होगा? आपकी जो इक्वेशन दी रखी है दूसरी वाली उसमें आपका a2 होगा 3, जैसे कि आपका 3 है इसमें, तो a2 क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये क्या आपका? कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले अगर आपको बताना है कि कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होती है आपको a1/a2 क्या होगा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2।
क्लियर हो गई बात। देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 3। देखिए x के साथ क्या है 1 है, तो हम a1 क्या मानेंगे 1 मानेंगे। a2 क्या है यहाँ पर, देखिए a2 यानी x के साथ कितना दे रखा है 3 दे रखा है। क्लियर हो गई बात। अब हम निकालेंगे b1 और b2। तो देखिए b1 क्या है यहाँ पर, देखिए y के साथ क्या दे रखा है -2, तो क्लियर है -2 होगा ये। और आपका b2 कितना होगा, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में आपका y के साथ कितने का मल्टीप्लाई यानी कोएफिशिएंट ऑफ y क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो b2 कितना होगा 4 हो गया। क्लियर है। अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको कंडीशन याद रखनी है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप ऐसे ही बता दोगे कि ये लाइन कौन सी है। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू किसके b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आए तो हम बता सकते हैं वो लाइन कैसी आएगी, वो इंटरसेक्टिंग आएगी। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहली बार में ही a1 अपॉन a2 यानी ऐसे इस तरीके से इंटरसेक्ट करें एक ही बार में, पहली बार में ही, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है आपकी, भाई इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, क्योंकि ये लाइन को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन होगी पहली बार में। ये ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 पे ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, तो आप वो लाइन कौन सी होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। ठीक है, और b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -2/4। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं अगर कट भी करता हूं तो -1/2 आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन जब आती है आपकी किसी भी इक्वेशन में तो हम कह सकते हैं वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और इससे पहले मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इंटरसेक्ट करती है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां भी दो लाइन है तो एग्जैक्ट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है, तो उसके जो आपके सॉल्यूशन निकलेंगे यानी एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन निकलेंगे वो क्या रहेंगे आपके एग्जैक्ट 1। ठीक है, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्ट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा एग्जैक्ट 1 होगा। क्लियर हो गई बात। आपको ग्राफिकली भी पता चल गया कि अगर आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है तो उसकी जो लाइन निकलेगी वो कैसी निकलेगी, वो निकलेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट दे रखा है आपको कंडीशन दे रखी है आपकी कि जहां पर आपकी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में तीनों इक्वल हो तो अब क्या होगा भाई। तो देखिए जैसे कि आपका a1 क्या है यहाँ पर a1 और a2 क्या दे रखा है 2/4 यानी a1 की वैल्यू दे रखी है 2 यानी a1 कितना दे रखा है, देखो a1 दे रखा है 2 और a2 दे रखा है 4, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2/4। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे b1 अपॉन b2 3/6 और c1 अपॉन c2 माइनस है दोनों तो माइनस लगाएंगे। तो देखिए इसे कट करेंगे तो 1/2 और 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो तीनों आपस में आपके क्या आ गए, देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 तीनों आपस में बराबर आ गए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2 तीनों आपके क्या आ गए इक्वल आ गए। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा कोइंसिडेंट लाइन आएगी। और इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इसी से हम बता सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होते हैं। ठीक है, कितने होंगे इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो यानी मेनी कॉमन पॉइंट होंगे। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पर आपके सॉल्यूशन क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको सभी कंडीशन पता चल गई है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको दूसरी में क्या है, देखिए यहां पर कैसे याद रखना है, देखिए यहां पर तीनों ही आपकी क्या होती हैं इक्वल होती हैं, यानी आपको कहीं पर भी ये आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल है। कहने का मतलब है आपकी कोइंसिडेंट है, एक जो लाइन है उसके क्या है बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, तीनों बराबर होंगे तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लाइन आएगी वो कौन सी होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब हमारी लास्ट कंडीशन है, देखिए वो क्या है आपकी इसी टेबल से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए लास्ट कंडीशन जो आपकी पैरेलल लाइंस के लिए होती है, तो देखिए पैरेलल लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भाई यहाँ पर ये लाइन दोनों ही कट नहीं रही है तो क्या है ये पैरेलल है। भाई पहली बार में ही क्या आ जाए पैरेलल आ जाए, पहली बार में ही पैरेलल आ जाए तो वो हमेशा लाइन कैसी होती है पैरेलल होती है।
लास्ट वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें आपकी, लेकिन आपको एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि लास्ट वाली कंडीशन C1/C2 ये आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली बार में पहलर यानी आपका दिख रहा है इक्वल होनी चाहिए, और आपका B1/B2 डाई नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी B1/B2 की वैल्यू C1/C2 के इक्वल नहीं होती। उस कंडीशन में आपका लाइन कैसे निकलेगी वो, यानी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो लाइन आपकी हमेशा पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन दे रखी है आपकी x + 2y - 4 इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A1/A2 क्या हो गया, A1 की वैल्यू हो गई 1, A2 की वैल्यू हो गई 2, और ये क्या हो गया 2/4, तो इसको हम काट सकते हैं 1/2, ठीक है। और ये लास्ट में आएगा आपका -4/12, तो ये आ गया आपका 1/3। तो आपकी क्या निकली यहाँ पर 1/2 निकला इक्वल टू 1/2 निकला, और C1/C2 निकला आपका 1/3। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 तो बराबर आ गया B1/B2 के भाई, लेकिन आपका C1/C2 इक्वल नहीं आया। तो पहली बार में अगर आपको इक्वल का साइन दिखे और लास्ट में आपको क्या दिखे, लास्ट में वो इक्वल नहीं हो, मतलब आपके डाई नॉट इक्वल C1/C2, तो उस कंडीशन में हमेशा कैसी लाइन आती है, पैरेलल लाइन आती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जब यहाँ पर पैरेलल लाइन है तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, जब कॉमन पॉइंट नहीं होता तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जिसका सॉल्यूशन होता है भाई तो वो कंसिस्टेंट होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है, अनकंसिस्टेंट होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।